नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर का बॉटनी का पेपर पढ़ा रही थी, जिसमें इकोलॉजी का पार्ट मैं कवर कर रही थी। अब बॉटनी के कुछ और टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर सेकंड के जो आपकी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट करके पेपर है, उस पेपर सेकंड के उसमें से एक टॉपिक है, आपके टॉपिक का नाम दिया है EIA, ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में भी क्वेश्चन पूछे या रिटन टाइप का पूछे तो आपको आइडिया रहे कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछ रहा है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके कुछ पार्ट के बारे में देखेंगे, कैसे ये क्या होता है, कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या जिसे EIA की बात करते हैं, तो ये क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं likely environment impacts of proposed project or development taking into account interrelated socio-economic, cultural, human health impact, both beneficial and adverse। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं कि हिंदी में अगर हम इसकी बात करें, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी समझ जाएंगे। पर्यावरण पे किसी चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसी का हम क्या कहते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे धड़ल्ले से प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे गंगा प्रोजेक्ट, यमुना प्रोजेक्ट, कई सारे डैम्स बनते हैं, रेलवे स्टेशंस बनते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बन तो रही हैं, लेकिन आप सबको पता है कि जितनी भी मशीनें ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती हैं, नेचुरल चीज़ों को छोड़कर जितनी भी चीज़ें ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती हैं, उसका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उस इम्पैक्ट को हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में हम यही पढ़ते हैं कि अगर जैसे कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट जो है होने वाला है, डेवलपमेंट होने वाला है, मान लीजिए कोई रेलवे स्टेशन या कोई मेट्रो बनने वाला है, तो ये जो कमेटी है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की एक कमेटी होती है, ये क्या करेगी, पहले आपको यहाँ पे जाके चेक करवाना पड़ेगा, ठीक है। वो पहले उसका पूरा रिव्यू लेगी कि ये बेनिफिशियल है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। उसके बाद ही तय होता है कि वो बिल पास होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसा कि आप नाम से ही जान रहे होंगे, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, जो हिंदी है इसकी, तो मतलब इन्वायरमेंट पे किसी चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। इसी को हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मेन रीज़न, उद्देश्य क्या होता है इसका, कि इंश्योर करना दैट डेवलपमेंट इज सस्टेन्ड विथ मिनिमल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये बात आपका EIA है, जो ये इंश्योर करता है कि किसी भी चीज़ को बनाने में मिनिमल जो है इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो, इन्वायरमेंट पे जो है इफेक्ट बहुत कम पड़े, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैरिंग आउट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन वेरियस सेक्टर सच एज मल्टीपर्पज़ रिवर वैली। इसके अंदर मतलब अब जो आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, उसके अंदर किन किन चीज़ों को देखा जाता है, जैसे मल्टीपर्पज़ रिवर वैलीज बन रही हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो रहे हैं, थर्मल या एटॉमिक पावर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन हो रहा है, माइनिंग कंपनीज बन रही हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, पोर्ट्स मतलब आपके नाव होते हैं जहाँ पे नाव रहती है, हार्बर्स बन रहा है, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ों पे क्या होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होती है, वो मिनिस्ट्री जो होती है गवर्नमेंट की, वो यहाँ पे इसके तहत इन चीज़ों का निरीक्षण करती है, उनकी क्या करते हैं, जांच करती है, ताकि ये पता चले, ये इंश्योर हो सके कि कम से कम इन्वायरमेंट का नुकसान हो इन चीज़ों के बनने से। द मिनिस्ट्री इनिशिएटेड
EIA with the River Valley project had during 1978 to 1979, ठीक है। ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की शुरुआत है, EIA की शुरुआत है, ये 1978-79 के बीच में हुई थी, जब हमारा रिवर वैली प्रोजेक्ट इसका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इट स्कोप्स वॉज इन्हांस्ड लेटर द अदर सेक्टर्स, और इसका स्कोप अदर सेक्टर में भी होने लगा कि यहाँ पे भी इस तरीके की एक क्या कहते हैं प्रोटेक्शन जो चेकअप होती है, सिक्योरिटी चेकअप होती है इन्वायरमेंट के लिए। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपकी चेकिंग होती है कि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं ले जा रहे हैं जिससे आप क्या करें, जिससे कि एयरप्लेन को नुकसान हो या उसका वेट ज़्यादा हो जाए। आपका वेट चेक किया जाता है, आपके लगेज का वेट चेक किया जाता है। उसी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में धड़ल्ले से इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं, उनका क्या फैक्ट्रीज, और आप सबको पता है उन सब की वजह से कितना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। तो इस वजह से इनकी चेकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। The notification of environmental impact assessment of development project was issued in 1994 and amended later in 1997 and 2000, ठीक है। 1994 में ये इशू किया गया, बाद में इसका क्या हुआ, अमेंडमेंट पास होता है, संशोधन होता है जो हमारे संसद भवन हैं वहाँ पे, ठीक है। तो 1997 में और 2000 में इसको फिर पास किया गया। In order to ascertain the impact of various development projects, both the society as well as on land, water, air, flora and fauna, ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंदर क्या क्या आने लगे कि लैंड पे होने वाले, वाटर पे होने वाले, एयर में होने वाले, या फ्लावर या आपके एनिमल्स पे होने वाली कोई भी चीज़ें हैं तो उसके द्वारा इसकी जांच की जाएगी। द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टेटमेंट। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जब ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की चेकिंग होती है तो उसके लिए एक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा इस तरीके से, या मतलब पेज पे या जो भी है, एक आपको एक असेसमेंट तैयार करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा, और उस स्टेटमेंट में क्या क्या बातें होनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या क्या ध्यान रखा जाएगा कि इफेक्ट ऑन लैंड इंक्लूडिंग लैंड डिग्रेडेशन एंड सब्सिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जब आप बना रहे जिस लैंड पे, उसको इंक्लूड करना है आपको कि उस पे कितना डिग्रेडेशन हो रहा है और क्या उसका फायदा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन एंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, उसकी वजह से कितने पेड़ काटे जा रहे हैं और उसके कंपनसेशन में कितने पेड़ लगाए जाने चाहिए, इसका आपको डिटेल देना पड़ेगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट में, जिसे कि हम EIS कह रहे हैं। तो EIS भी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि EIS क्या होता है, यहाँ मैंने आपको बताया। एयर एंड वाटर पोल्यूशन इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, एयर और वाटर पोल्यूशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि उसकी वजह से क्या एयर पोल्यूशन हो रहा है, क्या वाटर पोल्यूशन हो रहा है। नॉइज पोल्यूशन एंड वाइब्रेशन के बारे में बताना होगा कि कितनी बड़ी वो मशीन लग रही है जिसकी वजह से कितना नॉइज पोल्यूशन है। जो एक स्टैंडर्ड नॉइज बर्दाश्त करने की हमारी क्षमता है 80 डेसिबल, उससे अबव तो नहीं है, ठीक है। फ्लोरा एंड फोना एंड लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फ्लोरा और फोना को क्या लॉस है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि स्पीसीज जो पाई जा रही है उनको क्या लॉस है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंक्लूडिंग ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट, कल्चरल लॉस एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स, ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके वजह से सोशल और इकोनॉमिक, मतलब सोशल जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको वहाँ से मूव कराना पड़ेगा, तो उनका कल्चर भी वहाँ से हट जाएगा। जैसे हर जगह का हमारे इंडिया में, हर जगह पे, हर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी, इवन कि आप कह सकते हैं जितने विलेज एंड अर्बन एरियाज, हर जगह यहाँ कल्चर चेंज होता रहता है। तो मान लीजिए अगर किसी जगह पे आप फैक्ट्री लगा रहे हैं और आपने गवर्नमेंट से अगर वो बिल पास करवाना है, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। उस स्टेटमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि वहाँ से कितने ह्यूमंस डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनका कल्चरल लॉस क्या हो रहा है, उनके हेल्थ एस्पेक्ट्स का आप ध्यान दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। रिस्क का एनालिसिस करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी आपको ध्यान देना है। रिसाइकलिंग एंड रिडक्शन कितना है वेस्ट का, आप कैसे करेंगे, और एफिशिएंट यूज ऑफ इनपुट्स। इतनी बातों को आपको इस एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट में क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। देन ये चीज़ें क्या होंगी, चेक की जाएंगी। अब बात की जाए यहाँ पे, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बोथ ऑन द सोसाइटी एज वेल एज ऑन लैंड, वाटर, एयर, फ्लोरा, फौना, द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या होती हैं सारी चीज़ों को मेंशन किया गया, उतने चीज़ों को आपका ध्यान देना पड़ेगा। देन प्रोजेक्ट कवर क्या करता है, जैसे प्रोजेक्ट इन द फॉलोइंग सेक्टर आर बीइंग असेस्ड फॉर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट बाय द मिनिस्ट्री के द्वारा इसको असेस किया जाता है, इसकी जांच की जाती है, ठीक है। इंडस्ट्री एंड माइनिंग में क्या होता है,
इरिगेशन एंड पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में द कवरेज ऑफ द प्रोजेक्ट जनरली इंक्लूड्स। और जब इस प्रोजेक्ट की क्या होती है, कवरेज होती है, तो उसमें क्या क्या देखा जाता है, दोज रिक्वायरिंग क्लियरेंस फ्रॉम द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड से आपको क्या करना पड़ेगा, क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये चीज़ सही है या नहीं। रिक्वायरिंग इंटरनेशनल फंडिंग, इंटरनेशनल फंडिंग आपको मिलनी चाहिए। प्रोजेक्ट रिफर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर, जो आपकी जिस स्टेट में आप ये काम कर रहे हैं उसकी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स जो हैं उनकी अप्रूवल होना चाहिए, उनके द्वारा रिफर किया जाना चाहिए। प्रोडक्ट इन सेंसिटिव एरियाज, प्रोडक्ट सेंसिटिव एरियाज में नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट्स ऑन विच देयर वर पब्लिक कंप्लेंट्स, तो इनमें क्या है, विच प्रोजेक्ट्स जो है ऑन विच देयर आर पब्लिक कंप्लेंट्स, प्रोजेक्ट जिनमें पब्लिक कंप्लेंट्स आती हैं अगर वो रहेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। अगर ये चीज़ें आपने नहीं की हैं तो आपके प्रोजेक्ट को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स इन सर्टेन स्पेशल एरिया जैसे कि दून वैली, आगरा मथुरा ट्रेपेजियम एंड tourism projects will fall under the guidelines of the ministry and all projects being put up before committing on economic affairs। इसके अलावा ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये किसके अंदर आते हैं, ये आपके कमिटिंग जो ऑफिसर हैं CCEE क्या है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आती है, ठीक है। अब इसके प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर क्या क्या होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो मिनिस्ट्री हैज़ डिवेलप्ड गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। कुछ इसके लिए क्या बताए गए हैं, गाइडलाइंस बनाए गए हैं, और ये किस तरीके से होता है, विथ क्वेश्चनेयर्स एंड चेक लिस्ट फॉर द फॉलोइंग। किस किस चीज़ के लिए, जैसे आपके अगर आप इंडस्ट्री एंड माइनिंग की जो फैक्ट्री है उसको लगा रहे हैं, आप थर्मल पावर लगा रहे हैं तो उसके लिए होगा, रिवर वैली है उसके लिए, रेल रोड हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए, पोर्ट्स एंड हार्बर के लिए, एयरपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, न्यू टाउन्स के लिए, और पैरामीटर्स फॉर डिटरमाइनिंग इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी। तो इन चीज़ों का अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर इनको आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के सारे रूल्स मानने होंगे जो मैंने आगे आपको बताए। तो होपफुली आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बेसिकली समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें यही है कि अगर आप किसी तरीके की भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं इन्वायरमेंट से जो आपके रिलेटेड है इंडस्ट्रियल से, तो अगर उनमें बहुत सारी चीज़ें, एक आपकी कमेटी बनी है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के नाम से, उसका उनकी गाइडलाइंस का आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर आप एग्ज़ाम ही देते हैं तो आप यूजीसी की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आपकी यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो करती हैं, उसी तरीके से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, एक प्रकार की गाइडलाइन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाउन्स, कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स। उसके बाद से आपके पोर्ट्स, हार्बर्स, एयरपोर्ट अगर आप बना रहे हैं तो जितनी गाइडलाइंस दी गई हैं उनका आपको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं अगर आपने ऐसा किया तो आपका वो प्रोजेक्ट क्या होता है, डिसमिस किया जा सकता है। तो होपफुली आपको EIA कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।